हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जसवरा क्लासेस। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और एलडी ग्रेड प्रिपरेशन सीरीज में जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा जॉन केट्स। ठीक है, तो आज इनके हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की बात करने वाले हैं, इनकी बायोग्राफी और साथ ही साथ इनके कुछ इंसिडेंट जिनसे रिलेटेड ये बहुत प्रभावित थे। ठीक है, जो इनसे रिलेटेड थे, उन कुछ ऐसे इंसिडेंट की हम बात करने वाले हैं। तो आगे अपनी वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके एलटी ग्रेड और आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो बहुत आपके फ़ायदेमंद होगी और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसके लिए आपको मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपनी वीडियो आशा करती हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, और अब देर ना करते हुए अपनी वीडियो आगे हम स्टार्ट करते हैं। जॉन किट्स की अगर लाइफ की बात करें तो जिनका जन्म हुआ था वो 1795 में हुआ था, 1795 में, और इनकी डेथ हुई थी 1821 में। बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो जाती है, 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर इनके बर्थ की बात करें तो मूर गेट, नाउ कॉल्ड फिन्सबरी, लंदन, ऑन 31 अक्टूबर 1795 को इनका जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद में इनकी डेथ होती है रोम में 23 Feb 1821, 15 years 4 months, buried in the Protestant cemetery, रोम। इनकी जो डेथ हुई थी वो रोम में हुई थी 23 फरवरी 1821 में। उस दौरान इनकी जो उम्र थी वो 25 साल 4 महीने थी और उन्हें जो दफनाया गया था, जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था, प्रोटेस्टेंट सीमेंट्री में हुआ था, जो रोम में स्थित है। ठीक है, इनके फादर की बात अगर हम बात करें तो इनके फादर का जो नाम था वो था थॉमस कीट्स। ठीक है, हिज फादर थॉमस कीट्स, अ स्टेबल कीपर, मदर फ्रांसिस कीट्स। ठीक है, इनकी मदर का नाम फ्रांसिस कीट्स था। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो जॉन क्लार्किस स्कूल, एनफील्ड एंड गायस हॉस्पिटल, लंदन। ठीक है, तो इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो कहाँ से हुई थी? जॉन क्लार्किस स्कूल, एनफील्ड एंड गेज हॉस्पिटल, लंदन। ठीक है, गेज हॉस्पिटल, लंदन। ठीक है दोस्तों, इनका जो लव अफेयर था वो एजाबेला जॉन एंड उसके बाद में जो काफ़ी अटैच्ड रहे इनसे, फैनी ब्राउनी से। ठीक है, फर्स्ट लव अफेयर था इनका एजाबेला जॉन्स के साथ में, और सेकंड जो इनकी बिलव्ड थी उनका नाम था फैनी ब्राउनी। इनसे काफ़ी अटैच्ड रहे, काफ़ी लेटर्स जो है इनके हम देख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं जो पीजीटी में। ठीक है, इनके द्वारा लिखे गए फैनी ब्राउनी को जो लेटर्स थे वे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, उनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एलटी ग्रेड में हमें उन लेटर्स की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें हमारा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, इनके ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो दोस्तों इनका ऑक्यूपेशन था रोमांटिक पोइट थे ये यंगर जनरेशन के। ठीक है, रोमांटिक पोइट ऑफ यंगर जनरेशन के अगर हम पोइट्स की बात करें तो कौन कौन से थे आपको पता होगा? बायरन, कीट्स एंड स्पेंसर। ठीक है, और हैजलित, ये जो थे यंगर जनरेशन के अंतर्गत आते थे और इन्हें इन्हें कॉकने स्कूल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे जॉन किट्स वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। जॉन किट्स अपने माता पिता की मतलब सबसे बड़ी संतान थे 4 संतानों में, और जो उनकी अदर सिबलिंग्स थे वो कौन कौन से थे? जॉर्ज, थॉमस एंड फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसिस मैरी, ये 3 इनके भाई बहन थे। फ्रांसिस मैरी इनकी बहन थी। ठीक है दोस्तों, और जॉर्ज और थॉमस इनके भाई थे। In 1803, he began his studies at a small school in Anfield, England, run by a man named John Clark। ठीक है, 1803 में क्या होता है? 1803 में ये अपनी स्टडीज़ के लिए एक छोटे से स्कूल एनफील्ड में जाते हैं। इंग्लैंड में ही वो स्कूल था जो जॉन क्लार्क के नाम के एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। इन अप्रैल 1804, when he was 8, his father died from a skull fracture suffered when he fell from his horse। इसमें क्या होता है? 1803 में जब इनके स्टडी के लिए स्कूल भेजा जाता है तो एक साल बाद ही अप्रैल 1804 में जब इनकी उम्र 8 साल की थी, इनके पिता की डेथ हो जाती है। उनकी जो खोपड़ी में फ्रैक्चर हो जाता है घोड़े से गिरने के कारण। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ये मतलब स्कूल फ्रैक्चर के कारण किसके पिता की मौत होती है? तो जॉन किट्स के पिता की मौत स्कूल फ्रैक्चर के कारण होती है। इनके स्कल में क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है, खोपड़ी इनकी टूट जाती है घोड़े से गिरने के बाद में। उसके बाद क्या होता है? इन मार्च 1810 व्हेन ही वाज 14, हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस
ये देखिए टीबी की बीमारी को ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। Some in the same years he left Clarke's school to apprentice with Thomas Hammond, a surgeon and apothecary। ठीक है। अब क्या होता है, जब वो 14 साल की उम्र के थे 1810 में उनकी माता की डेथ हो जाती है, उनकी माता जी की डेथ हो जाती है टीबी नाम की बीमारी से। ठीक है, टीबी से उनकी माता की डेथ हो जाती है। ये जो टीबी इनके परिवार की बीमारी थी, ठीक है, तो इनके भाई के और इनकी मदर की और इनकी खुद की डेथ हुई इसी बीमारी के कारण होती है। उसी साल में क्या होता है, ये क्लार्किस स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि ये एक सर्जन था जिनका नाम था थॉमस हैमंड, उसके पास में अप्रेंटिस के लिए चले जाते हैं ताकि ये थोड़ी बहुत अर्निंग कर सके। उसके बाद इन 1814 when he was 19 he made first attempt his writing was an imitation of Spencer। देखिए कई बार पूछा भी जाता है कि इनकी जो फर्स्ट राइटिंग थी वो क्या थी, तो इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इनकी फर्स्ट राइटिंग थी जो इन्होंने 19 साल की उम्र में 1814 में लिखी थी। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट वर्क क्या था और कब लिखा, उम्र क्या थी। तो 23 साल की उम्र में 1814 में एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था वर्ष में। उसके बाद क्या होता है, इन 1815 ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ मेडिकल स्टूडेंट एट गायस हॉस्पिटल इन लंदन। 1815 में वो खुद को एक रजिस्टर्ड कराते हैं एक स्कूल में मेडिकल स्टूडेंट के लिए, और उस स्कूल का नाम होता है गायस हॉस्पिटल इन लंदन। इन 1816 Keats received his apothecary's license. The same year, Leigh Hunt published Keats' sonnet or Solitude in his magazine The Examiner. It was his first work printed. अब 1816 में क्या होता है, कीट्स ये को डॉक्टरी का लाइसेंस मिल जाता है, एपोथेकेरी का लाइसेंस मिल जाता है मेडिकल में। और उसी साल ली हंट जो इनके दोस्त थे उनको यंगर जनरेशन में से एक थे ये, ठीक है, यंगर रोमांटिक यंगर जनरेशन में से एक थे, और ये इनका एक सोनेट कीट्स का एक सोनेट था ओ सोलिट्यूड, इसको एक अपनी मैगजीन द एग्जामिनर में पब्लिश कराते हैं, अपनी मैगजीन द एग्जामिनर में पब्लिश कराते हैं। कौन, ली हंट कराते हैं, और जो उनका सेनेट था उसका नाम था ओ सोलिट्यूड। ये इनका पहला वर्क था जो प्रिंटेड था। देखिए अभी हमने पीछे देखा कि इनका जो फर्स्ट राइटिंग अटेम्प्ट था वो था एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, और ये फर्स्ट प्रिंटेड वर्क है इनका ओ सोलिट्यूड जो ये सोनेट्स है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इन 1817 कम द फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स विच इंक्लूडेड आई स्टूड टिपटॉय स्लीप एंड पोएट्री ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इनकी फर्स्ट वॉल्यूम आई थी 1817 में पोएम्स नाम से। ठीक है, उनमें कुछ इनकी जो पोएम्स थी वो इंक्लूड थी, जिनमें थी आई स्टूड टिपटॉय और स्लीप एंड पोएट्री ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, इन अप्रैल 1818 एंडीमियन वॉज पब्लिश्ड बाय टायलर एंड हेसी। इनका जो वर्क था पूछ लिया जाता है, देखिए इनके जो वर्क थे वो खुद द्वारा पब्लिश कराए बहुत कम थे, इनके फ्रेंड्स ने कराए थे। अभी हमने बात की ओ सॉलिट्यूड की, तो वो ली हंट ने पब्लिश कराया था, और अभी ये जो एंडीमियन है, एंडीमियन एक बहुत बड़ी इनकी लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसको पब्लिश कराया था टायलर और हेसी ने। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। कई बार ये पूछ भी लिया जाता है जो एंडीमियन है वो किसके द्वारा पब्लिश कराई गई। देखिए राइटर तो उससे कीट्स थे, लेकिन पब्लिश किसके द्वारा कराई गई, टायलर एंड हेसी के द्वारा। द सेम ईयर इन सेप्टेम्बर ही मेट फैनी ब्राउनी। अब उसी साल क्या होता है, उसी साल ये फैनी ब्राउनी से मिलते हैं। किस साल, 1818 में। ऑन 1 दिसंबर 1818 his younger brother Tom Keats died of tuberculosis। अब मैंने आपको बताया था इनकी मदर की डेथ हो गई थी, ठीक है, कुछ समय पहले इनकी मदर की डेथ हुई थी, तो उनको भी क्या बीमारी थी, टीबी की बीमारी थी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी। कंज्यूमेशंस भी इसका एक अलग नाम है, तो इसे देखकर घबराइएगा मत, कंज्यूमेशन भी इसे कह दिया जाता है। ये इसका सेकंड नेम है टीबी का। तो अगर आपको टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या फिर कंज्यूमेशन मिले तो ये जो है इनके डेथ के कारण थे। किसकी डेथ के, कीट्स, टॉम कीट्स एंड इन हिज मदर। ठीक है, the same the year 1819 was the year of his great odds, odd on aggression and odd on endurance, odd on melancholy, odd on to a nightingale, odd to psyche, odd to autumn and odd to autumn was the last to be written। ठीक है, अब 1919 में देखिए जितने भी इनके ग्रेट्स ऑड्स की अगर हम बात करें तो ये ऑड्स के लिए काफ़ी फेमस थे। ठीक है, आपको इनका पता भी है।
और इनके जो ओट्स थे, जितने भी ओट्स थे वो इन्होंने 1819 में लिखे थे। मोस्टली इनके जो ओट्स थे वो 1819 में लिखे गए थे। कौन कौन से? ग्रेशियन, इंडोलेंस, मेलैंकोली, नाइटिंगेल और साइकी और ऑटम। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, और नोट नहीं करना चाह रहे तो याद रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्होंने ज़्यादा समय तक ये जिंदा नहीं रह पाए। अगर ये रहते तो शायद बड़े बड़े राइटर्स को भी छोड़ देते, लेकिन इनके इतने कम समय में इनका जो योगदान रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इनके वोट्स की अगर बात करें तो 1819 में इनके सबसे ज़्यादा वोट्स लिखे गए थे। उसके बाद 1819 किड्स wrought the eve of St. Agnes, La Belle Damsins Mercy, Hyperion, Lamia, a play Otho the Great, critically damned and not performed until 1950। अब देखिए क्या होता है, 1819 में कीट्स ने कुछ वर्क लिखे थे, ईव ऑफ एस्टी एग्निस। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा, ये एक लड़की की कहानी है। जो इसमें क्या होता है कि मतलब एक लड़का होता है और जो उससे प्रेम करता है, और जो लड़की होती है वो उसे देखना चाहती है कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड कौन होंगे। तो एक व्रत की कहानी है। उसके बाद में ला बेला डेम्सन्स मर्सी, ये एक औरत की कहानी है जो बहुत से योद्धाओं को फंसाती है। हाइपेरियन है, लामिया है, लामिया एक सरपेंट वुमन की कहानी है। एंड अ प्ले ओथो द ग्रेट। ओथो द ग्रेट के बारे में पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, ओथो द ग्रेट के बारे में ये पूछा गया था कि ये कितने साल बाद पब्लिश हुआ था, इसको लिखने के कितने साल बाद ये पब्लिश हुआ था। तो आप देखिए ये 1819 में लिखा गया, और पब्लिश कब हुआ था? ये 1950 में। मतलब लगभग एक तरह से मान सकते हैं आप, एक शताब्दी से भी ज़्यादा गुजर गया था, उसके बाद ये पब्लिश होता है। On 25th December 1919, Keats engaged टू फैनी ब्राउनी। अब जितने भी इम्पोर्टेंट जो इनके लाइफ के इवेंट्स थे वो 1919 लिखा हुआ है, लेकिन ये 1819 है। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1819 है, 1919 ना होकर 1819 है। और इन्हें एंगेजमेंट करते हैं फैनी ब्राउनी के साथ में। द फाइनल वॉल्यूम किड्स लिव्ड टू सी लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ एस्टी एग्नीज एंड द अदर पोएम्स वॉज इवेंचुअली पब्लिश्ड इन जुलाई 1820 बाय टायलर एंड हैसी। देखिए मैंने अभी बात की थी एंडीमियन की, तो एंडीमियन को आपने देखा था टायलर और हैसी ने ही पब्लिश कराया था। और अब जो इनके वर्क था, फाइनल जो वॉल्यूम थी, ये भी किसने पब्लिश कराई थी? 1820 में टायलर और हैसी द्वारा पब्लिश कराई गई थी। अब ये वर्क आपको याद होना चाहिए कि वो वर्क कौन कौन से थे। तो फाइनल वॉल्यूम में लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ एस्टी एग्नीज एंड अदर पोएम्स। ठीक है, और ये जुलाई 1820 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद में आता है ऑन 17 September 1820 ऑन डॉक्टर्स एडवाइस किड्स सेल्ड टू रोम विद हिज फ्रेंड द पेंटर जोसेफ सेवन। ठीक है, अब क्या होगा कि 17 सितंबर 1820 में ये डॉक्टर्स इन्हें एडवाइस करते हैं, क्योंकि इन्हें क्या था, टीबी की बीमारी थी। तो इन्हें कहा जाता है कि तुम, इंग्लैंड एक ठंडी जगह है तो तुम किसी गर्म जगह पर चले जाओ घूमने के लिए, जिससे कि तुम ज़्यादा समय तक जिंदा रह सको, क्योंकि ये बीमारी तुम्हें अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है। तो किड्स क्या करते हैं, और इसके लिए रोम चले जाते हैं एक अपने दोस्त के साथ में, पेंटर जोसेफ सेवन के साथ में। ही died in Rome on 23rd February 1821 in the lap of his friend Seven and was buried in the Protestant cemetery Rome। इसके बाद क्या हुआ था, जब 23 फरवरी 1821 में ये अपने दोस्त की गोद में, जो इनके दोस्त थे, इनके फ्रेंड थे सेवन, ये उसकी गोद में दम तोड़ देते हैं, और इन्हें वहीं रोम में ही प्रोटेस्टेंट सीमेंट्री में दफन किया जाता है। सेवन एंड ब्राउन इरेक्टेड द स्टोन which under a relief of a with a layer with brown strings includes the epitaphs, here lies one whose name was written in water। अब क्या होता है, ये रिटन वाटर इसलिए लिखा गया था क्योंकि जब इनके रोम में डेथ हुई थी, तो ये उस समय समुद्री यात्रा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, सेवन और ब्राउन ने इनके जो स्टोन को इरेक्टेड किया था, जो एपिटाफ था उनको उसको इरेक्टेड किया था, उसको लगाया था, और उस पर कुछ लाइंस लिखी गई थी, क्योंकि ये लाइंस किड्स द्वारा ही कहा गया था सेवन को कि अगर मेरी डेथ होती है, अपने फ्रेंड्स को कहा था कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो ये लाइंस जो है मेरी एपिटाफ पर लिखवा देना। उन्हीं के द्वारा कही गई ये लाइंस थी, हियर लाइज वन वूज नेम वॉज रिट इन वाटर। ये जो लाइंस है, इसके ये लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन आपने पढ़ा होगा टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर,
ये उन्हीं की प्रॉस्पेरो जो उसका लीड हीरो होता है उसके द्वारा कही गई लाइंस हैं, ठीक है। इन बात को आप ध्यान रखिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह से हो जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किसके एपिटाफ पर लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए किड्स के एपिटाफ पर लिखी गई है। कहाँ से ली गई है? टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर में ये लाइंस प्रॉस्पेरो ने कही है। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम्स अब थोड़े डीपली पूछा जाता है, तो उसमें से आप किससे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पूरी जानकारी, हर छोटी छोटी बात की जानकारी आपको होनी चाहिए और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको हर छोटी से छोटी बात, आपके मेन टॉपिक्स को कवर करा पाए, आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा पाए। आपकी जहाँ तक हो सके हम उम्मीद करते हैं कि आपकी हर ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड हर ज़रूरत आपकी हम पूरी कर सकें। अगर आपको कोई ज़रूरत महसूस होती है, कोई मेन टॉपिक्स आपका ऐसा है जिसे आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या को हल करने की। उसके बाद में क्या होता है, ऑल वर्क्स ऑफ किड्स वर पब्लिश्ड इन 3 years फ्रॉम 1817 एंड 1820। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके जो वर्क पब्लिश हुए थे वो सिर्फ 3 ही वर्ष में पब्लिश हुए थे, 1817 से 1820 में। लॉकहार्ट इज हिज पॉपुलर ब्लैकवुड मैगजीन्स रेफर्ड टू किड्स ग्रुप as Cockney poets because of their lack of education, non-formal rhyming and low diction। अब देखिए कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि ये ज़्यादा पढ़े हुए लोग नहीं थे। हंट हैज़लिट और किड्स बहुत ही छोटे फैमिली से आते थे और ये मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, तो लोगों ने इनका मजाक बनाया था कि ये जो है कॉकने पोइट है। जैसे कॉकने होता है, आपको पता होगा, जो बोतल होती है उसके ऊपर एक लीड लगी हुई होती है, उसको कोकने बोलते हैं, जिसे मुंह द्वारा खोला जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक शॉर्ट माइंडेड पीपल्स की थिंकिंग थी। उन्होंने, वे कहते थे लॉकहार्ट की जो उस टाइम की एक बहुत फेमस मैगजीन थी ब्लैकवुड, उसमें इन तीनों का मजाक बनाया जाता है। इन्हें कहा जाता है कॉकने पॉइंट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी जो एजुकेशन थी वो ज़्यादा नहीं कर हो पाई थी, नॉन फॉर्मल राइमिंग थी और जो इनका डिक्शन था वो काफ़ी लो माना जाता था। They had not attended Eton, Harrow, Oxford and they were not from the upper classes। अब क्योंकि इनकी आलोचना इस वजह से हुई थी क्योंकि ना तो ये अपर क्लास से बिलोंग करते थे, ना ही ईटन, हैरो और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। लेकिन फिर भी अगर बात करें हम किड्स की, तो इनके वर्क इतने बेहतरीन हैं, इनका पोइट्री के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान है कि उसे नकारा नहीं जा सकता। ये काफ़ी लोगों ने इसकी ब्लैकवुड मैगज़ीन की आलोचना की, काफ़ी वर्क्स इसके बारे में लिखे गए। एक वर्क सैली ने भी इनके बारे में लिखा है, आपको उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके बिना किसी देरी के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ।